सबसे पहले तो कुछ सवाल मैं आप लोगों से कर लेता हूं, ठीक है। सवाल को ध्यान से सुनना, उसके बाद आंसर देना, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में दो ही शब्द का खेल चलेगा। क्या बोला मैंने? दो शब्द का खेल चलेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज। ऑब्जर्वर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली दो ही शब्दों का खेल चलेगा, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मेनली यही होंगे। सवाल में भी यही दिए रहेंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आप लोग ऑब्जेक्ट या इमेज से क्या समझते हैं? थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा है रे ऑप्टिक्स, तो इमेज भी सुन रखा होगा, ऑब्जेक्ट भी सुन रखा होगा। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट और इमेज? व्हाट इज ऑब्जेक्ट, और रेदर आई शुड आस्क व्हाट इज इमेज? अच्छा, कुछ लोग वर्चुअल बता रहे हैं, रियल वर्चुअल वो तो इमेज के टाइप है बेटा। पहले हमको इमेज समझा दो, बाद में रियल वर्चुअल समझाना। उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन को इमेज कहते हैं। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा, तुमसे एक सवाल पूछता हूं मैं, सिंपल सा। अगर मान लो यहाँ एक आईना लगा हुआ हो, शीशा, मिरर, और यहाँ पे रिटिमा बैठी हुई है। रिटिमा को हटा दो, हनी बैठा हुआ है, ठीक है, हनी बैठा हुआ है। यहाँ मिरर लगा हुआ है और यहाँ हनी बैठा हुआ है। तो क्या मिरर के अंदर एक हनी और दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। तो कौन ऑब्जेक्ट है, कौन इमेज है, ये बताओ। ये हनी ऑब्जेक्ट है, और जो मिरर के अंदर दिख रहा है वो इमेज है। अच्छा, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, मतलब हनी इमेज हो सकता है, और जो मिरर के अंदर बन रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलने लग जाएंगे। हाँ, नहीं, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं। मैं अभी सिर्फ हनी, मिरर और मैं हूं, कमरे में और कोई नहीं है। कमरे में तीन लोग हैं, हनी, मिरर और मैं ऑब्जर्वर हूं, और मैं देख रहा हूं चीजों को। मुझे दो हनी दिखाई दे रहे हैं, एक आईने के बाहर, एक आईने के अंदर। कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा इमेज है, आप बताएं। मेरे लिए, ऑब्वियसली सारी बातें मेरे लिए ही की जा रही हैं, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं अंपायर हूं। मैं इस ऑब्जेक्ट इमेज के खेल से आउट हूं। मैं ना इंडिया की तरफ हूं, ना मैं पाकिस्तान की तरफ हूं, मैं अंपायर हूं, ठीक है। तो ये बात तो करना ही नहीं कि सर आपका भी तो इमेज बन ही रहा होगा और ये सब ब्ला ब्ला, ये फालतू की बातें मत करना, ठीक है। मैं अंपायर हूं, मैं इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहता। मेरे लिए एक कमरा है, कमरे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिरर है, और सामने चेयर लगा के हनी बैठा हुआ है। और मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा इमेज है? शीशे के अंदर वाला हनी इमेज है, या शीशे के बाहर जो हनी कुर्सी पे बैठा दिखाई दे रहा है वो इमेज है? ये बताओ। वो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अच्छा, दोनों इमेज है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ये डिपेंड करता है कि हम किसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, किसको इमेज माने। बेटा इस बात को थोड़ा इलेबोरेट करो, ये बात मैं नहीं समझा। ये कह रहा है कि आप किसी को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो, ये आपके रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं मिरर तोड़ दूं, अब तुम फंस जाओगे अपने बात में। अगर मिरर तोड़ दूं तो क्या गायब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट या इमेज? इमेज गायब होना चाहिए ना। तो अगर मैंने हथौड़ा लाया, तुमने क्या बोल दिया अभी 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 तुमने क्या बोल दिया कि सर आपका डिसीजन होगा, आप जिसको मन करे उसको ऑब्जेक्ट मान लो।
यही बोला ना तुमने थोड़ी देर पहले अभी। हाँ, तो तुमने मिरर के अंदर जो हनी बैठा हुआ है उसको तुमने क्या मान लिया है, ऑब्जेक्ट। और मिरर के बाहर जो मुझे सामने दिख रहा है उसको मान लिया मैंने इमेज। अब मैं हथौड़ा लेके आया और मैंने मिरर तोड़ दिया, तो मिरर तोड़ने पे ऑब्जेक्ट गायब होता है या इमेज गायब होता है? क्योंकि मिरर में ही इमेज बनता है। आई मीन टू से मिरर से ही इमेज बनता है। इमेज या ऑब्जेक्ट का बहस शुरू ही कब होगा? मिरर के होने से होगा ना। जब तक मिरर नहीं था, ऑब्जेक्ट इमेज जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, एक ही चीज है वही ऑब्जेक्ट है, यस और नो। तो मिरर तोड़ दिया मैंने तो इमेज गायब हो जाना चाहिए। तो अगर तुमने इसको माना है इमेज तो ये तो गायब हो जाना चाहिए। कहाँ गायब हुआ? मेरे सामने है। और अगर ये मेरे सामने है तो तुमने इसको इमेज कैसे मान लिया फिर? अच्छा, ऑब्जेक्ट रियल में एग्जिस्ट करता है तुम्हारे हिसाब से कि टच करके देख लो सर, छू के देख लो, पकड़ के देख लो, ये हनी है असली है, ये हनी है? इसमें आईने में हाथ मारते रहो हनी नहीं दिखेगा, यहाँ हाथ मारोगे तो हाँ हाँ ये असली हनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लिए कि ये असली हनी है, ये इमेज है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। तो फिर इमेज का डेफिनेशन क्या है? द थिंग विच इज विजिबल इन मिरर। तो मैं अपने सवाल को थोड़ा और एक्सटेंड करूं? ठीक है, मैं हूं, मैं इस सब खेल से बाहर हूं। बाय द वे आई एम द अंपायर। एक मिरर यहां है, हनी सामने बैठा हुआ है, और इस मिरर के सामने एक और मिरर लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे तीन तीन हनी दिख रहे हैं, समझना ध्यान से। एक हनी इस मिरर में, और इस मिरर के थोड़ा सा साइड में ऐसे स्लाइटली पैरेलल, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा साइड करके, बिल्कुल पैरेलल ही रख देंगे तो आएगा कहां से, वहां से लाइट गदी। थोड़ा सा साइड रख देंगे ताकि इससे लाइट रे टकरा के उस मिरर पे भी जा पाए, हाँ उसमें भी इमेज बने। तो तीन हनी दिखेंगे या दो दिखेंगे? तीन दिखेंगे, एक इस मिरर में, एक उस मिरर में। मिनिमम तीन दिखेंगे, तीन से ज्यादा भी दिख सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हो सकता है फिर से लाइट इस पे आगे टकराए तो चार दिखेंगे, लेकिन मिनिमम तीन तो दिखेंगे ही दिखेंगे। कौन कौन से? एक इसका इमेज इसमें, और एक इसका इमेज उसमें। मिरर से भी तो मिरर में इमेज बनता है। अब बता कौन ऑब्जेक्ट है कौन इमेज है? मैं अभी इस मिरर में देख रहा हूं, तीनों ही इमेज है। और एक इमेज बन रहा होगा इसका डायरेक्ट उसमें, एक डायरेक्ट भी तो बनेगा। एक बना इसमें डायरेक्ट, एक बना उसमें डायरेक्ट, और एक इसका इसका इमेज उसमें बनेगा। बता आप कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन कौन सा इमेज है? तो कोई चीज हम मूव नहीं करा सकते तो? अब सन है तो सन को घुमा के चेक करूंगा कि इमेज है ऑब्जेक्ट है? डेफिनेशन से बताओ ना बेटा। हर चीज को हम पकड़ के हिला के नहीं देख सकते ना कि वो चीज इमेज है या ऑब्जेक्ट है। अब पता चला माउंट एवरेस्ट मिरर में लेके बैठे हुए हैं, बोले बता इमेज कौन है ऑब्जेक्ट कौन है। माउंट एवरेस्ट थोड़ी हिला के देखेंगे सर, ये हिला पर। डेफिनेशन से समझाओ। चलो अब हो गया बहुत। अब मैं समझाता हूं तुमको क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है इमेज। देख बेटा ऐसा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इमेज जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये मैंने रे ऑप्टिक्स को पढ़ा पढ़ा के सीखा है, और थोड़ी देर बाद तुमको भी ये बात सिखा दूंगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सब एक परसेप्शन है, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कमरे में घुसूं और दो तीन मिरर लगे हुए हैं और हनी बैठा हुआ है, तो मुझे उन तीनों मिरर में एक एक हनी बैठा हुआ दिखाई देगा, और उन तीनों मिरर में आपस में भी इमेज बनेगा।
क्योंकि एक मिरर के अंदर बैठा हुआ हनी दूसरे मिरर के लिए भी तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नहीं समझे? तुम्हारे पास दो आईने हैं घर में। एक बड़ा आईना होगा घर में, जो ड्रेसिंग टेबल कहते हैं अपन, जिस पर पापा या मम्मी तैयार होके एक बार जरूर जाके सामने देखते हैं ठीक लग रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। और एक छोटा आईना होगा जो लेडीज जनरली रखती हैं अपने पास, वो क्या मेकअप किट कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे वो जो ऐसे करके ऐसे ऐसे मुंह में लगाते हैं, समझ गए ना वो। हाँ हाँ, वो छोटा वाला मिरर होगा, ठीक है। तुम कुछ नहीं करना, तुम छोटे वाले मिरर में अपना शक्ल देखना, और तुम देखोगे कि बड़े वाले मिरर में भी तुम्हारी शक्ल दिख रही होगी, और शक्ल का आगे वाला पार्ट दिख रहा होगा। वैसे तो बड़े वाले मिरर में शक्ल का पीछे वाला पार्ट दिखना चाहिए, लेकिन शक्ल का आगे वाला पार्ट भी दिखेगा। तुम ये वेरीफाई अपने छोटे भाई बहन से कर सकते हो। सैलून में कराते, कहाँ कराते हैं, कब कराते, वो भी बताता हूँ। जब तुम बाल कटवाते हो पीछे, तो पीछे का तुम्हारी आंख ऐसे निकाल के तो नहीं देख लोगे, कैसे निकाला आंख और देख लिया कि पीछे क्या है। तो अपन क्या करते हैं, एक इतना बड़ा मिरर रखते हैं, वो हमारे सर के पीछे ले जाते हैं। अब उस मिरर में अब उस मिरर में मेरे पीछे वाले पोर्शन का इमेज बन गया, और फिर उसका इमेज सामने बन गया, तो मुझे दिख जाता है कि मेरे पीछे बाल कैसे कटे हुए हैं। खासकर लड़कियां जो बाल कटाती हैं अलग अलग स्टाइल में, वो चेक कर दिए। लड़कों को जरूरत नहीं पड़ता, वो तो सीधा अस्तूरा मारा चल रहे। हाँ, हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते। अच्छा, नहीं पड़ती, खैर एनीवे जो भी हो। तो लेकिन तुमने देखा होगा ये चीज करते हुए। इनफैक्ट तुम बहुत बड़े बड़े सैलून में जाओगे तो तुम देखोगे दोनों साइड बड़े बड़े दीवारों में शीशे लगे हुए हैं। तो जब कट रहा होता है बाल, जब बाल कट रहा होता है, उसी समय तुम्हें दिख रहा होता है कि मेरे पीछे बाल में क्या, कैसे कटिंग हो रही है मेरी। गॉट इट? अब ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूं। ऑब्जेक्ट या इमेज जैसा कुछ नहीं होता है, ये एक परसेप्शन होता है। परसेप्शन क्यों होता है मैं समझाता हूं। कोई भी चीज हमें कब दिखती है, जब उससे लाइट हमारी आंखों पे आए, तब वो चीज हमें दिखती है। लाइट आने के दो स्टाइल है, या तो वो बॉडी खुद की लाइट जनरेट कर रहा हो, या किसी से रिफ्लेक्ट कर रहा हो। वो मेरे बहस का मुद्दा हमें नहीं मतलब है, अपना दे रहा है या किसी से लेके दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो लोग नहीं पढ़ाए देगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लाइट डायरेक्टली आ रही है या रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका एक सेपरेट डेफिनेशन है, लुमिनस नॉन लुमिनस, सब बचपन में पढ़ा होगा। स्टार इज अ लुमिनस बॉडी, प्लैनेट आर नॉन लुमिनस, वगैरह वगैरह पढ़ा होगा। खैर, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो कंसर्निंग सब्जेक्ट है, वो ये है कि यदि लाइट किसी चीज से टकरा के मेरी आंखों में आ रही है, तो मुझे वो चीज दिखती है। सही बात है, ठीक है। लाइट तो हनी से भी आके टकरा के आंखों में आ रही है, तो हनी दिख तो रहा है, दिख रहा है। लाइट आई ना, ट्यूबलाइट से लाइट पहले किस पे आई, हनी पे आई, और हनी से टकरा के कहाँ आई, आंखों में आई, तो मुझे हनी यहां दिख रहा है। अब सपोज कर कि मैं कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा देता कि यहाँ पे एक काला पर्दा होता, जिसके आर पार मुझे नहीं दिख रहा है, ओपेक, तो हनी अब दिखेगा मुझे। अब यहाँ एक मिरर लगा दिया, काले पर्दे के उस साइड क्या क्या है, मिरर है और हनी है। मिरर थोड़ा आगे की तरफ है, ताकि मैं मिरर तो देख सकता हूं लेकिन मैं हनी नहीं देख सकता। अब मुझे हनी कहाँ दिखाई दे रहा है, मिरर के अंदर। अगर फिनिशिंग बहुत अच्छी हो मिरर की, उसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं हो और चारों तरफ से सारी चीजें ढक दी गई ब्लैक चार्ट पेपर से, और मुझे अंधेरे कमरे में एकदम से घुसाया गया, और मुझे हनी कहाँ है, तो 1 मिनट के लिए मुझे नहीं लगा हनी वहां बैठा हुआ है। अगर तरीके से, अब हमें पता चल जाता है बिकॉज हमारे मिरर में स्क्रैचेस हैं और गंदगियां हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक्चुअल नहीं है, ये इमेज है।
लेकिन अगर तरीके से अरेंजमेंट किया जाए तो क्या ये करना पॉसिबल नहीं है? ऐसे तुमने मेले में मिरर वाले, ग्लास वाले, ऐसे भूल भुलैया में तुम 100% गए होगे, जिसमें तुम जब घुसोगे तो तुम्हारे 100 इमेज तुम्हें दिखेंगे और तुम आइडेंटिफाई, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। ऐसा जैसे मान लो तुम दो लोग घुसे, तुम लोग मान लो 2 पर्सन हो, तुम दो, अरे पढ़ा लेने दे भाई तुम 2 पर्सन मान ले एंटर किए, तो कई बार तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि वो पर्सन कहाँ है, क्योंकि चारों तरफ उसकी इमेज दिख रही है, चारों तरफ तुम्हारी भी इमेज दिख रही है। अब पता चल रहा है तुम इधर समझ रहे हो और खरे इधर है। ऐसा तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। कहां पे है ये भी बता देता हूं, जोधपुर में है एक मिरर, वैसे बहुत जगह है बट वहां पे बहुत बड़ा है। मैं अभी जोधपुर घूमने गया था तो मैंने वीडियो भी बनाई है उसकी, शायद इंस्टा पे भी डाला था, नहीं डाला था, डाला था या नहीं डाला था, अब डाल दूंगा, देख लेना। उसमें कंफ्यूज तुम ही हो जाओगे कि तुम एक्चुअल में कहाँ खड़े हो। और तुमको पता है वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इन्फिनिटी रूम, क्योंकि तुमको इनफाइनाइट साइज बहुत सारी इमेज दिखेंगे ना, उसको इन्फिनिटी रूम कहते हैं। खैर, अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। तो अगर अरेंजमेंट तरीके से किया जाए तो 1 मिनट के लिए हनी मुझे यहां दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? क्यों, ऐसा क्यों? रेज गई हनी पे, हनी से गई मिरर पे, मिरर से कहां आई? आंखों पे। मैंने क्या बोला? लाइट जहां से आती हुई दिखती है, लाइट जो भी आते हुए दिखती है वही चीज मुझे दिखाई देता है, और जहां से आती हुई दिखाई देती है वहां पे दिखाई देता है। मेक सेंस? लाइट जहां से आ रही है वो चीज दिखाई देती है, और जहां से आती हुई दिख रही है वहां पे दिखाई देती है। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए? मेरी बात ध्यान से सुनना एक एक बात को। पहले तो मुझे ये बता, आई इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? रॉन्ग। वी आर लिविंग, आई इज अ नॉन लिविंग थिंग। हम लिविंग हैं, हम ऑर्गन से बने हुए हैं। ऑर्गन से बनता ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता ऑर्गेनिज्म। सही बोल रहा हूं? ऑर्गन थोड़ी लिविंग होती है। अगर मेरे किडनी को निकाल के रख दिया जाए तो किडनी रेस्पिरेशन करेगा, किडनी रिप्रोडक्शन करेगा, किडनी रेस्पिरेशन करेगा, किडनी एक्सक्रीशन करेगा। पढ़ाया गया है ना भाई कि 4-5 बायोलॉजिकल फिनोमेना जो दिखा है वो लिविंग हम कह देते हैं उसको। यस और नो? रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है जिसमें। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? किडनी रिप्रोड्यूस होगा, ऐसा होगा किडनी रखे थे सुबह तक आए तो 3 किडनियां मिल गई, ऐसा होगा? किडनी रेस्पिरेशन करता है, किडनी चलने लोकोमोशन करता है, किडनी किडनी एक्सक्रीशन करेगा। किडनी मुझ में है तब तक मैं कर रहा हूं वो सारे काम, तो मैं लिविंग हूं, किडनी लिविंग नहीं है। मेक सेंस? आई लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग। आई एक तरीके का नॉन लिविंग थिंग सेंसर है जो लाइट को डिटेक्ट करता है, बात खत्म। और उसको लाइट जहां से आती हुई दिखती है उसको ऑब्जेक्ट या इमेज, जो भी तुम बोलो, मैं तो ऑब्जेक्ट भी नहीं मानता और मैं इमेज भी नहीं मानता। जैसे मेरे से अगर कोई बोले ना कि सर आई क्या देख पाता है, ऑब्जेक्ट या इमेज, मैंने बोला आई ना ऑब्जेक्ट देख पाता है ना इमेज देख पाता है, या कह लो दोनों देख पाता है। मैं बोलूंगा तुम्हारा सवाल ही गलत है। आई लाइट को सेंस करता है बस। अब चाहे वो ऑब्जेक्ट से आ रहा हो या इमेज से आ रहा हो। जब लाइट हनी से डायरेक्ट आया तो भी मेरे आई ने सेंस किया, उसने ब्रेन को मैसेज भेजा कि यहां पे एक कनखजूड़े सा लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम हनी है। समझ में आया? वही लाइट हनी से टकरा के, मिरर से टकरा के फिर मेरी आंखों में आया, तो अभी भी उसमें जो मैसेज स्टोर्ड है वो तो हनी का ही है ना, क्योंकि आ तो हनी से ही रहा है।
मिरर अपना मैसेज कुछ नहीं डालता क्योंकि स्मूथ सरफेस होता है। इस पे व्हाइट लाइट गिरेगी, इसकी टी शर्ट ब्लू है, इसका मतलब सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई ब्लू कलर को छोड़ के, वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब वो लाइट गई, तुम फील करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लाइट आई सारी, वो हनी का शेप साइज और पैटर्न का मैसेज ले ली और चल रही है। अगर उसके बीच में मैंने अपनी आंखें लगा दी, सॉरी, अगर उसके बीच में मैंने अपनी आंखें लगा दी तो मुझे डायरेक्ट हनी दिख गया, क्योंकि मुझे मेरे आईज को सेंस करा दिया कि भाई हनी यहां है। और अब वो लाइट जो चल रही है जिसमें क्या मैसेज कैरी है, हनी का मैसेज कैरी है, वो किसी मिरर से टकराया तो मिरर क्या करता है, बस उसके रास्ते को मोड़ देता है। मिरर का काम क्या है, रास्ते को मोड़ देना। मैसेज तो अभी भी उसमें हनी का ही है। और मेरे आई को कहां से आते हुए अब दिखाई देगी ये लाइट, मिरर से। तो मुझे हनी कहां दिखाई देगा, मिरर के अंदर, जबकि वहां हनी। तो अब बता, हमारी लाइट ऑब्जेक्ट को देखती है, इमेज को देखती है, या लाइट को सेंस करती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट से आए या इमेज से आए। ऑब्जेक्ट मतलब, इमेज मतलब, अभी भी क्लियर नहीं हुआ बाय द वे। बस ये क्लियर हो गया कि हमारी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज जैसा कुछ नहीं होता। हमारी लाइट जो, हमारी आंखें जो है वो लाइट को सेंस करती है, चाहे वो जहां से आए। समझ में आ गई मेरी बात? अब सुनो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ हूं तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। क्योंकि मिरर तोड़ दिया तो इमेज गायब हो गया, बट ऑब्जेक्ट यहीं पे है। अगर इस मिरर के वजह से यहां पे इस मिरर में भी इमेज बनने लग जाए तो पता है मैं क्या बोलूंगा, मेरे इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इसके पीछे अंदर बनने वाली इमेज है। अब ये जो टकरा के वापस आई है उसको फिर से मैंने एक मिरर पे टकरा दिया तो क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। क्यों? क्योंकि इसको क्या पता ये कहां से आ रहा है, उसको तो वहां से आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मिरर भी तो साला नॉन लिविंग थिंग है। नहीं आई बात समझ में? समझ में आया? तो जहां से आते हुए दिखे वो ऑब्जेक्ट है, और टकराने के बाद जो दिखे वो इमेज है। समझ में आया? अब ध्यान से सुनना। इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब, इंसिडेंट रे मतलब गिरना, कोई घटना। इंसिडेंट का लिटरल मीनिंग होता है घटना। ऑप्टिक्स में हम दो तीन घटनाओं को पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन, एक टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है? घटना होने से पहले जो लाइट रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और घटना होने के बाद जो लाइट रे जा रही है, जा रही है आ रही है डजेंट मैटर, उसको रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्योंकि दोनों पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में लाइट का मुड़ना होता है, रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक हो जाता है। मैं अपना लैंग्वेज बना लिया इसके। एक होती है काम की रे, जिसपे अभी कोई काम नहीं हुआ है, मतलब जिसके साथ अभी कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जैसा ऑप्टिकल फेनोमेना, ऑप्टिकल फेनोमेना की घटना नहीं घटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, काम की रे, इंसिडेंट रे या काम की रे। और जिसके साथ ऑप्टिकल फेनोमेना कुछ हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्रैक्शन हो जाए, जो भी हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, काम हो चुकी रे। समझ में आ गया? काम की रे मतलब ऑप्टिकल फेनोमेना होने से पहले जहां मिलती हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। और काम हो चुकी रे
जहां मिलती हैं उसे कहते हैं इमेज। ठीक है, क्या बोला मैंने? काम की रे जहां मिलती हैं वो होता है ऑब्जेक्ट, और काम हो चुकी रे जहां मिलती हैं उसे कहते हैं इमेज। हाँ, इसके पैरामीटर्स और मैसेज लेके आ रही है। हाँ हाँ हाँ, इनफाइनाइट टाइम्स होगा वो साइज तो छोटा होगा ही ना, क्योंकि जो अगली इमेज है वो दूर बन रही है ना, दूर का ये और दूर, उसका दूर और दूर। वो लॉजिक बेटा अपन आगे पढ़ेंगे, पहले रिफ्लेक्शन, अभी हम रिफ्लेक्शन भी स्टार्ट नहीं किया, अभी ऑब्जेक्ट इमेज की बात कर रहे हैं हम। उतना आगे मत जाओ, हम करेंगे उस पे बात। हाँ, डार्क नहीं, लाइट है, मतलब बल्ब तो होगा ही। हाँ हाँ, देखा, हाँ हाँ हाँ, लगेगा मुझे ऐसा। नहीं, डिफाइन नहीं करेंगे उसको ऑब्जेक्ट, मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि हनी वही है, बट एक्चुअल में थोड़ी है। नहीं है। मैंने क्या बोला? हमारी आंखों, हमारी आंखें डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकती कि क्या ऑब्जेक्ट है क्या इमेज है। वो तो एक सेंसर है जो लाइट को सेंस करता है, ऑब्जेक्ट से आ रहा है या इमेज से आ रहा है, हमें क्या पता? हम देख के बता ही नहीं सकते कि कौन ऑब्जेक्ट है कौन इमेज है। हम डेफिनेशन से बता सकते हैं कौन ऑब्जेक्ट है कौन इमेज है, और वो डेफिनेशन हम लिखवा रहे हैं तुम्हें। समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन लिखे। हाँ, बोलो। नहीं, वो गलत है, कर दिखाएंगे हम आगे, वो गलत है पूरी तरीके से। सिंपल सी बात है ना, हम देख के बता ही नहीं सकते कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन इमेज है, जस्ट बिकॉज वो लाइट रे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आ रही है या कोई ऑप्टिकल फिनोमेना होने के बाद आ रही है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं यहां खड़ा हूं ना, वो डाउट काउंटर दिख रहा है तुम्हें? अब फालतू की बकलोली मत किया करो, मैं तो पढ़ा रहा हूं तो सीरियसली बताओ। वो डाउट काउंटर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो यहाँ के खड़े होके देख लो। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है। ठीक है, अब बता, हमें डाउट काउंटर दिख रही है, डाउट काउंटर की इमेज दिख रही है? गलत। दोनों ही नहीं दिखती है, अंधा है क्या? कह रहे दोनों ही नहीं दिख रही है। वो सेंस वेंस वाली बात सब यहां तक की बात कर, अंदर क्या चल रहा है उस पर अभी बात मत कर। हमारी आंखों तक लाइट कहां से आ रही है? हाँ, मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, डाउट काउंटर दिख रहा है हमें या डाउट काउंटर की इमेज दिख रही है? डाउट काउंटर दिख रहा है, डाउट काउंटर की इमेज दिख रही है? डाउट काउंटर की इमेज दिख रही है, पूछो काहे? लाइट डाउट काउंटर से आई, इस शीशे से रिफ्रैक्शन हुआ उसका। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट वाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, करेंगे इसके बारे में चर्चा। रिफ्रैक्शन एक तरह का ऑप्टिकल घटना है, उसके बाद लाइट आई, मेरी आंखों में आ गई और मुझे डाउट काउंटर दिख गया। एक्चुअल में मुझे डाउट काउंटर नहीं दिखा है, रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट है वो आई है। तो बता, मेरे आंखों में काम की रे आई है या काम हो चुकी रे आई है? तो मुझे क्या दिखा डाउट काउंटर का? शीशे का दरवाजा हटा दे, अब मुझे क्या दिख रहा है? डाउट काउंटर दिख रहा है, डाउट काउंटर की इमेज दिख रही है। क्यों डाउट काउंटर दिख रहा है? क्योंकि अब जो लाइट डाउट काउंटर से आ रही है उसके साथ कोई ऑप्टिकल फेनोमेना नहीं हो रहा, उसको छेड़ने वाला कोई नहीं है, वो चुपचाप वहां से निकली और यहां आ गई। ना उसके साथ रिफ्लेक्शन हो रहा है,
ना उसके साथ रिफ्रैक्शन हो रहा है। समझ में आया? तो वो डाउट काउंटर से निकली और मेरी आंखों में आके गिरी। तो अब बता, मेरी आंखों पे आके जो गिर रही, अब जो मेरी आंखों पे आके गिर रही है वो काम की रे है या काम हो चुकी रे है? तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ये है डेफिनेशन। समझ में आ गया? काम की रे अगर आए तो ऑब्जेक्ट, और काम हो चुकी रे आए तो इमेज। सिंपल एंड क्लियर डेफिनेशन। क्योंकि मेरी आंख डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकती। अब मान ले इस शीशे में थोड़े स्क्रैचेस हैं, इसमें थोड़े से वो क्या है, डिजाइन है, जो भी है, फिंगरप्रिंट्स हैं वगैरह वगैरह। मान ले एकदम टिच नया शीशा लेके आता जिसमें कोई किसी तरह की कोई डिजाइन नहीं होती, एकदम नया शीशा बिल्कुल ब्रांड न्यू, और यहां लाके लगा दूं और हैंडल भी ना लगाऊं, और ये सब सारी चीजें जो नीचे लगी हुई हैं ये सब ना लगाऊं, सब ट्रांसपेरेंट रहे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, ठीक है? बता, तुझे धोखा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तुम देखते होगे गांव वगैरह से जब कोई मॉल में आता है ना, तो खासकर ये खासकर ये गांव के लोगों के साथ होता है, ठीक है? गांव के लोगों के साथ ये बहुत होता है। शीशे की दीवार रहती है ये मित्तल मॉल में, पूरे शीशे की है। उसमें तो खैर सेंसर लगा दिए उन लोगों ने कि पास जाते ही अपने आप खुल जाता है, वरना गांव के लोगों को आदत नहीं होती शीशे की दीवार की। वो चलते हुए आते आगे धम्म से टकराते हैं। क्यों? क्यों टकराते हैं? क्योंकि वो डिफरेंशिएट, अब हम क्यों कर पाते हैं? हमें हैबिट है, हम आसपास देख लेते हैं। वरना अगर हमें भी ये सारी चीजें अगर परफेक्टली ढक दी जाए तो हम भी जाके टकरा जाए। तो अगर हमसे कोई पूछे कि तेरे और डाउट काउंटर के बीच में कुछ था क्या, हाँ यार था तो सही, चोट भी लगी, लगी ना चोट, बात देखो यार, तुम या तो हंस लो या समझ लो, क्योंकि इतना डीप में तुमको पूरे इंडिया में कोई नहीं समझाएगा। तो या तो हंस लो या समझ लो। मैं भी चाहूं तो डेफिनेशन लिखा के चल, ठीक है, हंसी जरूरी बट हर बात पे नहीं, बहुत डीप बात बता रहा हूं, समझो बात को कि क्या बोलना चाह रहा है मास्टर। कोई मेरे से बोलेगा अरे चोट लगी क्या? हाँ चोट तो लगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और मेरे बीच में कुछ था, कुछ तो था, तभी तो चोट लगी। और अगर चोट लगी यानी वो लाइट, जब मुझे चोट लग रही है तो जब लाइट डाउट काउंटर से चली होगी तो लाइट को भी उस चीज को पार करके मेरे पास आना पड़ा होगा। लॉजिक है या नहीं है? लाइट डायरेक्ट आ गई या उस चीज को पार करके आई? उस चीज को पार करके आई ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मेरी आंखें क्यों नहीं बता पाई? क्यों? लाइट आके मेरे कान में बोली क्या कि भैया हम जब आ रहे थे ना तो हमको रास्ता में एक ठो शीशे का दीवार मिला था, जरा संभल के चाहिएगा। बोलेगी क्या? इससे क्या प्रूफ होता है? कि हमारी आंखें नॉन लिविंग थिंग है, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। लाइट को ऑब्जेक्ट, आंखों को ऑब्जेक्ट इमेज नहीं पता चलता है, आंखों को सिर्फ लाइट पता चलती है। वो भी लाइट दिखती नहीं है, लाइट महसूस होती है। अब वो कोई ऑप्टिकल फिनोमेना कड़ा के आ रही है या डायरेक्ट आ रही है, ये मुझे कैसे पता? अगर कोई ऑप्टिकल फिनोमेना करा के आ रही है तो वो काम की नहीं, काम हो चुकी रे है। यानी मुझे जो चीज दिख रही है वो दिख नहीं रही है, उसका इमेज दिख रहा है। फील आई? और अगर वो डायरेक्ट आ रही है तो फिर हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। समझ में आया? वी हैव डिफाइंड इट लाइक दिस बिकॉज आवर आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। फिर हेरा फेरी मूवी देखा है? उसमें एक सीन है कि मिरर वाले में वो तोतला सेठ घुस जाता है और अक्षय कुमार भी घुस जाता है। वो तोतला सेठ अक्षय कुमार समझ के मारता है ऐसे, और वो मिरर था। क्यों? अगर आंख डिफरेंशिएट कर रही होती तो डिफरेंशिएट कर लेती कि अक्षय कुमार नहीं, अक्षय कुमार का इमेज है। लेकिन हमारी आंखें डिफरेंशिएट नहीं कर सकती।
वो सिर्फ लाइट को सेंस करने का एक सेंसर है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो लाइट को सेंस करती है, बस खत्म। इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट इमेज डिफाइन कैसे करेंगे सर? जब हमारी आंखें असक्षम है इस चीज को डिफरेंशिएट करने में कि क्या ऑब्जेक्ट है और क्या इमेज, तो हम समझेंगे कैसे? तो याद रखना, अगर काम की रे है तो ऑब्जेक्ट, और काम हो चुकी रे है, बात खत्म। और देखो ये यहां भी वैलिड है। लाइट डायरेक्ट हनी से आई मेरे तक, कोई फेनोमेना हुआ उसके साथ? जो लाइट हनी पे टकराई, ठीक है, वो लाइट मेरे आंखों तक आई, क्या उसके बीच में उसके साथ किसी भी तरीके का ऑप्टिकल फेनोमेना हुआ है क्या? तो बताइए क्या है। लेकिन वही लाइट हनी से आने के बाद, हनी से कैसे आ रही है दैट इज नॉट माई कंसर्न, हनी से आने के बाद मिरर से टकरा के मेरे पास आई है। क्यों? क्योंकि काम की रे नहीं है, वो काम हो चुकी रे है। ऑप्टिक्स के सवाल गलत होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चा ऑब्जेक्ट इमेज नहीं समझता है। वो अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट और इमेज डिफाइन करता है कि जो सच में होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो सच में नहीं होता है वो इमेज नहीं होता है। अरे नालायक, तुझे आज तक ये क्यों नहीं समझ में आया कि सच में कुछ होता है कि नहीं होता है? हमें ये भी नहीं पता है। कुछ ज्यादा ही डीप बात बोल दी मैंने। क्या पता हम सब सपना देख रहे हो एक, जिसमें हम सब बैठे हुए हो। मैट्रिक्स मूवी देखा है? उसमें बंदा मरा हुआ एक मशीन में होता है, उसके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, और वो पूरी जिंदगी सपने में जी रहा होता है। अब बोले अरे सपने में सर मैंने इसको छुआ तो मुझे महसूस हुआ, क्या पता मेरे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगे हुए हों कि जब सपने में मैं कोई चीज को छूता हूं तो मुझे टच करवाने का सेंसरी नर्व्स को वो एक्टिवेट करता हो, मुझे लगता है जैसे मैं कुछ छू रहा हूं। क्यों? सपने में थप्पड़ पड़ता है तो नींद नहीं खुल जाती है, चोट नहीं लगती है? तो जब सपने में थप्पड़ पड़ता है और नींद खुल जाती है तो क्या पता हमारा जीवन ही एक सपना हो, हम सब सपना देख रहे हो। सपना में भी सपना होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवी इंसेप्शन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवी इंसेप्शन। हम सपने में सपना देख रहे हैं, सपने में सपना देख सकते हैं। क्या हम क्या हम ये नहीं देख सकते हैं, अच्छा सारी बातें छोड़ दो, क्या हमने सोते हुए कभी ये नहीं सपना देखा है कि हम सो रहे हैं? तो क्या कोई भरोसा है कि ये जो चीजें हो रही हैं सपना ना हो? अब खैर ये बातें बहुत डीप लेवल पे चली गई, लेकिन उतना डीप पे नहीं जाना है। चलिए वापस से सब्जेक्ट पे आते हैं। इधर इधर ध्यान से समझो, अब मेरा कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी आई ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकती, क्योंकि आई तो लाइट को सेंस करता है, वो लाइट कहां से आ रहा है वो आंखों को कैसे पता? उसको तो जहां से आते हुए दिखता है वो उसी को प्रोड्यूस कर लेता है पीछे, और आइडिया लगा लेता है कि यही होगा। नहीं समझे? मेरी बातों को गहराई से समझना। क्या पता वास्तविकता में, क्या पता वास्तविकता में लाइट रे यहां से आ रही हो, लेकिन मेरी आंखों को लाइट यहां से आती हुई दिख रही है, इसलिए ये लड़की मुझे यहां दिखाई देती है। ये नहीं पॉसिबल है? हो सकता है, क्या पता हम सब हो और हम सबकी रूह या आत्मा हमारे बगल में खड़ी रहती हो, और लाइट जो है वो आत्मा से रिफ्लेक्ट होती हो। सुनो पहले, मेरी एग्जाम्पल सुनो। लाइट उस आत्मा से रिफ्लेक्ट होती हो, लेकिन लाइट आती यहां से लेकिन दिखता यहां है इंसान। मतलब केशव सर यहां है, एक्चुअल में केशव सर कहाँ है? यहाँ यहाँ ये बगल में मेरे घर है, बट लाइट तुम्हें कहां से आती हुई दिख रही है? यहां से। तो तुमको कहां दिखाई दूंगा मैं? बात खत्म।
अरे सारी चीजें छोड़ देना, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे काला पर्दा लगा दूं, यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, और यहाँ पे एक परफेक्ट बिना स्क्रैच का एकदम परफेक्ट मिरर ला के रख दूं, तो तुम्हें केशव सर कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ या यहाँ? तो बता, तेरी आंखें ऑब्जेक्ट देखती हैं, ये इमेज देखती हैं? लाइट को सेंस करती हैं, और हमारी आंखें डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि कौन ऑब्जेक्ट है कौन इमेज है। हमें तो बस लाइट से मतलब है। क्या पता ये पूरी दुनिया ही साला इमेज हो, एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता हो। ये तो ऐसे सेंसर है जिस पे डाल दिया मैसेज कन्वे हो गया। नहीं समझे? समझ गए? समझ गए? मल्टी डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है ये। हमारे आसपास भी आत्मा है, दिख नहीं रही हैं सर, क्योंकि उससे टकरा के लाइट आंखों पे नहीं आ रही है। बात की थी। अरे तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? अब लिखो ऑब्जेक्ट। आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि ये बच्चों को समझ नहीं आता। तो आज के बाद याद रखना बच्चों, मैंने इतना भाषण दिया है, इसका सिंपल एक पर्पस है। सिंपल एक पर्पस है। क्या? हमारी आंखों को ना ऑब्जेक्ट दिखता है ना इमेज दिखता है, या यूं कह लो दिखता तो दोनों ही है। हमारी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट या इमेज अलग नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें ऑब्जेक्ट या इमेज में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारी आंखें एक ऐसी नॉन लिविंग सेंसर्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं। बात खत्म। अब वो जहां से आ रहा हो, वो अगर डायरेक्ट तुमसे आ रहा हो तो तुम दिखोगे, तुम्हारे से नहीं आ रहा हो डायरेक्ट तो तुम नहीं दिखोगे, कहीं और से आ रहा हो तो कहीं और दिखेंगे। अगर कोई ऐसा जुगाड़ बना लूं मैं कि मैं खड़ा यहां रहूं और लाइट यहां से आए, हमेशा मेरे से 3 फीट दूर से लाइट मेरे से निकले, तो क्या इनविजिबल होना इम्पॉसिबल है? बिल्कुल। अब मैं खड़ा यहां हूं बट दिखूंगा कहां? लाइट वहां से आ रही है ना। अब मैं रेटिमा को एक झापड़ मारूंगा यहां से बैठे बैठे, और लेकिन उसको दिख कहां रहा हूं मैं? यहां ना। क्या वो आर्ग्यू कर सकती है इस चीज में कि केशव सर ने थप्पड़ मारा है? पूरी क्लास को मैं कहां दिख रहा हूं, और मैं हूं कहां एक्चुअल में? तो क्या ये एक सपनों की दुनिया नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यही मैट्रिक्स मूवी का कंसेप्ट है। अब मैंने इसको एक झापड़ मारा, और पूरा क्लास विटनेस है कि मैं दूर हूं। इनफैक्ट वो खुद भी जान रही है कि मैं दूर हूं, क्योंकि उसको मेरे से लाइट कहां से आती हुई दिखती है? वहां से। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या लगेगा? हवा में थप्पड़ पड़ रहे हैं, यही लगेगा ना। जब मैं नहीं मार रहा और कोई मार नहीं रहा तो कहां से लग रहा है थप्पड़? हवा में थप्पड़ लग रहे हैं, हो गए इनविजिबल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो कॉन्सेप्ट है इनविजिबिलिटी का। सीसीटीवी में देखोगे, जाओ चेक कर लो, सीसीटीवी भी क्या डिटेक्ट करता है? ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है या इमेज डिटेक्ट करता है? हट, लाइट डिटेक्ट करता है। नहीं आई बात समझ में? आ गई ना समझ में? चल अब लिख, कॉन्सेप्ट लिख। हट, चुप रहे। पहले लिखो टाइप्स ऑफ, पहले तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन लिखो। अ पॉइंट वेयर, अ पॉइंट वेयर, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम ऑफ कोर्स। अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे, अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज, इसीलिए हमें डिफाइन करना पड़ा है, क्योंकि आंखें तो कभी डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकती, तो हमें डिफाइन करना पड़ा। ए पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज मीट्स, इंसिडेंट रे के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? काम की रे। अपना यही चलेगा, काम की रे, काम हो चुकी रे। समझ रहे हो ना? चलो, अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज मीट्स और appear टू मीट। अब ये भी होता है। यस। तुमने वर्चुअल इमेज सुना होगा, रियल इमेज सुना होगा, तुमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट सुना है? होता है।
वो मैं पढ़ाऊंगा। नहीं, वेयर इंसिडेंट रेस मीट्स और appears to meet is known as object, is known as object। हाँ बोलना। हाँ, तुमने रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड पढ़ा होगा, मुझे पता है। जो बोल रहा हूं चुपचाप लिखो, बाद में हम इस पे बात करेंगे। पहले तो ऑब्जेक्ट इमेज समझा दिया, अब वर्चुअल रियल भी समझाऊंगा, लेकिन जो पहले बोल रहा हूं वो लिखते जाओ। इंसिडेंट रे मीट्स और appears टू मीट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब अगला डेफिनेशन डालो, रियल ऑब्जेक्ट। रियल मतलब सचमुच का ऑब्जेक्ट, जिसको हम सच में मानते हैं। जैसे हम हनी को पकड़ सकते हैं ना, ये देखो, क्या झोटा पकड़ के हिला सकते हैं, तो ये क्या है, ये रियल ऑब्जेक्ट है भाई। यस और नो लिखो। अब पॉइंट वे, बट ऑप्टिक्स में कैसे डिफाइंड है? ऑप्टिक्स में ये नहीं बोलेगा छू के देख लो, सन इज अ रियल ऑब्जेक्ट और नॉट छू के देख लो, डजंट मेक सेंस। रियल ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेस, a point where incident rays actually meets, incident rays, काम की रेस, actually meets is called, reality is a perception of reality, we can say that is given in Bhagavad Gita, reality is perception of reality। जो तुमको रियल लग रहा है ना, वो भी शायद रियल ना हो, लगे तुम्हें रियल है बट रियल ना हो। देखो ना, आजकल के जमाने में वर्चुअल रियलिटी के वीआर कैम्स आ गए हैं। क्या है उसमें, कैमरा पहना देते हैं, हाथ में क्या दे देते हैं, फाइटर गन, बन कह रहा हूं, गन, ठीक है। और उसमें क्या होता है, तुमको एक फील्ड में छोड़ देंगे और वहां साउंड इफेक्ट भी क्रिएट करेंगे। अच्छा, उनके फ्लोर्स पे पानी स्प्रिंकल्स करने के होंगे, प्लैंक होंगे, हीट वाला डिवाइस होगा। अब उससे तुम्हें क्या लगेगा, तुम आग के सामने देख रहे हो कि एक बंदा है जो वाटर गन से तुम्हें मार रहा है, ठीक है। और चूंकि आंख में वीडियो चल रहा है और उसी से सिंक्रोनाइज्ड है बाहरी इवेंट्स, क्योंकि वीडियो में जैसे ही तुम्हें दिखेगा वो बंदे ने तुम पे पानी मारा, वैसे ही यहां से एक पानी स्प्रिंकल होने लग जाएगा। तो तुम्हें क्या फील होगा कि वो मारा, मुझे लगा। एआई उसी पे काम कर रही है। अब सुनो, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, रियल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्चुअल लिखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जल्दी लिखो रे जल्दी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में लिखो। अ पॉइंट वेयर, अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेस, काम की रेस, इंसिडेंट रेस appears टू मीट। आज तक तुमने रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड ही सुना होगा, पहली बार इंसिडेंट सुन रहे हो। रिफ्लेक्टेड, सॉरी, इंसिडेंट रेस appears टू मीट इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यही बोलेंगे हम, मैं इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नहीं बोलूंगा। बिल्कुल सही बात है, अपनी आंखें नहीं बता सकती काम की रहे या काम हो चुकी रहे, डिफाइन करेंगे ना, इमीडिएट इफेक्ट पे फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला, अगला इमेज, मैं सब बताऊंगा, अभी रुक जा, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, मुझे डायग्राम्स बनवाने हैं, 4-5 लाइन छोड़ देना ऑब्जेक्ट, और टॉपिक का नाम डालो इमेज।
रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बाद 4-5 लाइन छोड़ देना, उसका डालो इमेज। इमेज में लिखो अ पॉइंट वेयर जहां जहां इंसिडेंट था ना, वहां वहां रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक रिफ्रैक्टेड लगा दो। समझ गए ना? बाकी सब कुछ से यहां भी रियल और वर्चुअल दो तरह का इमेज होगा। बस याद रखना जहां जहां इंसिडेंट था वहां क्या करना है, रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक रिफ्रैक्टेड। ये भी दो टाइप के होंगे, रियल और वर्चुअल। लिख लो खुद से। एक और चीज याद रखना, रे ऑप्टिक्स में एक चीज की गलती बहुत होती है, कभी भी अपने परसेप्शन से सवाल को सॉल्व मत करना, ठीक है? क्वेश्चन के परसेप्शन से सवाल को सॉल्व करना। ये बात अभी समझ नहीं आएगी, जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे ना रे ऑप्टिक्स के सवाल, तब समझ में आएगी। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस में कभी भी अपने आप को ऑब्जर्वर नहीं मानना। तुम्हें क्या दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस ऑब्जर्वर की बात क्वेश्चन में की गई होगी उसे क्या दिख रहा होता ये इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ में आई? इसका सीधा सीधा रास्ता यह है कि जो भी ऑब्जर्वर की चर्चा की गई है वहां पे ले जाके खुद को बिठा दो। समझ में आ गया? तुम्हारे परसेप्शन से चीजों को सोचोगे तो हमेशा आंसर गलत आएगा। कभी भी रे ऑप्टिक्स के सवाल में हमेशा परसेप्शन किसका रखना है, क्वेश्चन का। और क्वेश्चन में जिसको ऑब्जर्वर माना है उसको क्या दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो तुम अपने आप को कभी ऑब्जर्वर नहीं मान लेना अनटिल अनलेस स्टेटेड इन क्वेश्चन। जब तक बोला ना जाए अपने आप को ऑब्जर्वर नहीं मानना, हमेशा उसी को मानना है जहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रे ऑब्जेक्ट इमेज की हमने डेफिनेशन लिखवा दी थी, राइट? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बता दिया था मैंने, टाइप्स ऑफ इमेज बता दिया था, वो भी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। और इमेज कितनी तरह की होती है? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। डेफिनेशन लिखवा दिए थे दोनों के, पक्का ना? चलिए अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दे रहा हूं, ठीक है? रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट के और वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूं मैं। मान लो एक पॉइंट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट रे निकलेंगी, यस और नो? बताइए रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये है काम की रेस। काम की रेस मतलब इंसिडेंट रेस, जिन पे अभी कोई ऑप्टिकल फेनोमेना नहीं घटा। और ऑप्टिकल फेनोमेना अगर हो गया तो वो काम हो चुकी रे हो जाएगा। समझ में आया ना? आइदर इट वुड बी रिफ्लेक्टेड रे और इट वुड बी रिफ्रैक्टेड रे, वॉट एवर। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सी है? काम की रेस। काम की रेस जहां मिले उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। सच में मिल रही हैं या प्रतीत हो रही हैं? सच में मिल रही हैं, तो ये क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब ध्यान से समझना, ये क्या है? ये क्या है? क्या हो रहा है यार? ये भी काम की रहे हैं, सच में मिल रही हैं या मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं? सच में मिल रही हैं, तो ये क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है? कुछ नहीं किया है, बस डायरेक्शन बदल दिया, अगर ध्यान से देखो तो। ठीक है, अच्छा ये जरूरी है क्या कि अपनी लाइट जनरेट करे? हो सकता है अपनी लाइट हो सकता है किसी से
आके टकरा के फिर फैल रही हो, दोनों ही केस में ये काम की रे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से समझना। एक मिरर लू मैं, क्या ले लू? मिरर। और उस पे रेज ऐसी आ रही हैं, ऐसे ऐसे, या एक ही बना, चल कोई नहीं। उस पे रेज ऐसे आ रही हैं और टकराने के बाद रेस, टकराने के बाद वाली रेस ऐसे जा रही है। ठीक है, ये कौन सी रे है? काम की रे। और ये कौन सी रे है? काम हो चुकी, क्योंकि टक्कर होके रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? काम हो चुकी रे जहां मिलेंगी वो तो इमेज होगा। काम की रे जहां मिले उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। सच में मिल रही हैं या मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं? सच में मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? क्यों? क्योंकि रे तो यहां कभी गया ही नहीं था। जब ये रे कभी यहां गया ही नहीं तो मिलेगा कैसे? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? याद रखना, कभी भी रे दो मिलती हैं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि एक दूसरे की प्रॉपर्टी बदल दे रहे। समझ में आ रहा है? ये पहले ही बता रखा है भाई, सीता गीता राम है तो सीता गीता राम ही रहेंगी, वो बदलेंगी नहीं। समझ में आ रहा है ना? एनीवे, तो ये रे आ रही है, रे टकराने के बाद इधर गई, इसको मैंने एक्सटेंड किया, यहां मिल रहा है। कोई समस्या यहां तक? पक्का? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। काम हो चुकी रे इसमें कौन है? ग्रीन वाली या व्हाइट वाली? ग्रीन वाली, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है। काम की रे कौन सी है? व्हाइट वाली। काम की रे जहां मिले वो क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और काम हो चुकी रे, काम हो चुकी रे जहां मिलेगी वो क्या कहलाएगा? काम हो चुकी रे जहां मिली वो वहां इमेज कहलाती है। सच में मिल रही है या मिलते हुए प्रतीत हो रही है? सच में मिल रही है ना? तुम्हें किसी गधे ने जरूर पढ़ाया होगा कि प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, मुझे पता है। इसीलिए मैंने बोला था कि पूरे चैप्टर में गलती से भी कोई फालतू की बकवास मत कर लेना, क्योंकि पहले ही डे वन पे बोल के चल रहा हूं कि तुमने जो कुछ भी पढ़ा है बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, मैं तुम्हें इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि तुम पुराने वाले टीचर को फोन करके गाली दोगे। इस बात की गारंटी है कि तुमने सब उल्टा पुल्टा पढ़ा है। इसीलिए ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ, अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है? बिल्कुल दिमाग खाली कर लो, ऐसे समझना जैसे जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। ये क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? रियल इमेज। अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात नहीं की है बाय द वे। अभी हमें नहीं पता कि लॉ लाइट कैसे मुड़ती है, क्या मुड़ती है। अभी हम बस कॉमन सेंस पे बात कर रहे हैं। हमें ये पता लाइट ऐसे टकराएगी तो ऐसे ही आएगी। ये जो बचपन में फंडामेंटल पढ़ा है उसी पे चल रहे हैं अभी हम। ठीक है, बाद में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। प्लेन मिरर का ही लेते हैं क्योंकि वही तुम्हें आता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे दो रे निकल रही है। रे कहां गई? मिरर पे। मिरर से टकरा के वापस आई। कौन सी काम की रे है? कौन सी काम हो चुकी रे है? सुनो ध्यान से, यहां काम की रेस कौन है और काम हो चुकी रेस कौन है? बहुत बढ़िया। काम की रे सच में मिल रही है या मिलते हुए प्रतीत हो रही है? तो रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या? काम की रे
सच में मिल रही हैं या मिलते हुए प्रतीत हो रही है, जिसको तुम इंसिडेंट रे कहते हो, सच में मिल रही हैं, तो ये क्या हुआ? ठीक है। काम हो चुकी रे हैं ये, काम हो चुकी रे कभी मिलेंगी क्या? कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरी आंखों में ये रे आ रही है, तो मेरी आंखें तो यहां से आती हुई देखेंगी इसको। मेरी आंखें लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारी आंखों के पास दिमाग नहीं होता, आंखों का दिमाग के साथ कनेक्शन जरूर होता है, लेकिन आंखों के पास अपना इंडिविजुअल ब्रेन नहीं होता। उसको लाइट जहां से आती दिखेगी उसको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट वहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमारी आंखों को लाइट यहां से आती हुई दिख रही है, ध्यान से देख, यहां से आती हुई दिख रही है। मेरी आंखों को तो यही प्रतीत होगा ना कि लाइट यहां से आ रही है, और इस लाइट में किसका मैसेज कैद है? ऑब्जेक्ट का मैसेज कैद है। किस ऑब्जेक्ट का? इस ऑब्जेक्ट का। क्योंकि मिरर कुछ नहीं करती है, वो बस लाइट रे को मोड़ देती है। ये लाइट रे चली कहां से थी? ऑब्जेक्ट से। तो उसमें किसका इंप्रेशन कैद है? ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन कैद है। फिर ये मिरर से टकराई, मिरर ने क्या किया? इसको घुमा दिया। इंप्रेशन अभी भी इसमें किसका है? ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन है। तो मुझे दिखेगा क्या? ऑब्जेक्ट दिखेगा, बट कहां दिखेगा? यहां दिखेगा या यहां दिखेगा? यहां दिखेगा, बशर्ते मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसको मैंने कैसे भी करके ऐसे ढक रखा है कि डायरेक्ट भी तो रेज आ सकती थी। नहीं समझे? वो मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रखा है कि रे यहां से डायरेक्ट ना जाए। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा? पहली बात तो दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरे आंखों पे जो लाइट आ रही है उसमें इस ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन कैद है। बोलो हाँ या ना? तो ये ऑब्जेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा? कहां दिखेगा? यहां दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों के लिए तो लाइट रे यहीं से आ रही है। मुझे क्या पता कि यहां तुमने शीशा लगा रखा है या सच में यहीं पे ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला था? आवर आईज कैन नॉट डिटेक्ट वेदर इट इज ऑब्जेक्ट और इमेज। वो हम डिसाइड करेंगे। हम कौन है? जो इस पूरे सिनेरियो से बाहर बैठे हुए हैं। ये मेरी आंखें हैं जिसको रियल ऑब्जेक्ट, इमेज, आई, ये सब दिख रहा है। ये मेरी आंखें, ये मैं डिसाइड करूंगा। और ये जो आंख लगा हुआ है ये मैं नहीं हूं, ये ऑब्जर्वर है। रे ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता है कि आदमी खुद को और इसको सेम मान लेता है। नहीं आई बात समझ में? ये बंदा, मान लीजिए हनी की आंख है, या हनी का छोड़ देते एग्जांपल, हनी तो ऑब्जेक्ट ही है। मान लीजिए जय आयुष की आंख है, जय आयुष की एक आंख निकाल के मैंने यहां लगा दी और नर्व्स का कनेक्शन दे दिया। समझ रहे हो ना? या इतना मेहनत क्यों करे, उसको उठा के यहां बिठा दिया। हाँ मतलब अननेसेसरली हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। जय आयुष को उठा के बोर्ड के अंदर बैठा दिया, ठीक है? तो क्या जय आयुष कभी रियल ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएगा? क्यों? क्योंकि जय आयुष ऑब्जेक्ट या इमेज नहीं देखता है, जय आयुष लाइट देखता है, लाइट सेंस करता है। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ गई? रियल ऑब्जेक्ट इमेज कौन डिसाइड कर रहा है? मैं। और मैं जय आयुष नहीं हूं, ये आंखें जय आयुष की है। गेटिंग माय पॉइंट? फंडे ही तो क्लियर नहीं होते। बेसिक्स जिसका क्लियर है वो राजा है फिजिक्स में, उसके बाद तो तुम खुद खट 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 आंसर दोगे। फंडे बस क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स। अब ध्यान से समझ, बता ये रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज? रियल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि काम की रे यहां से निकल रही है। अब चाहिए इसकी अपनी हो या किसी से टकरा के आ रही हो, दैट इज नॉट आवर डिस्कशन। हम अभी इस पे फोकस कर रहे हैं और हमारे लिए इससे रे निकल रही है तो ये काम की रे हुई, और टकराने के बाद काम हो चुकी रे हुई। क्या अब ये कभी मिलेंगे? लेकिन मेरी आंखों को ये पीछे से आते हुए दिख रही हैं। तो पीछे कैसे आ रही हैं? पीछे तुमने मिलाया तब ना। तो सच में मिल रही हैं या मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं? सच में मिल रही हैं या मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं? प्रतीत हो रही हैं मेरी आंखों को, क्योंकि मेरी आंखें जो है वो डम्ब है, ब्रेनलेस है, स्टूपिड है। और दो चार गाली दूं मतलब
तुझे गाली नहीं दे रहा भाई। हमारी आंखें क्या है? नॉट कॉन्शियस, यस। हमारी आंखों को ये नहीं दिख सकता कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज है। वो तो जहां से लाइट को आते हुए देखती है वो तो वही मान लेती है। जैसे मेरी ये जो, जब मैंने शुरू शुरू में चश्मा लगाया था तो मेरे साथ हमेशा ऐसे होता था कि मैं पैर ऐसे रखता था और ऐसे हो जाता था। शुरू में अगर तुमने चश्मा लगाया हो तो क्यों? क्योंकि मेरी आंखों को जमीन यहां नहीं, थोड़ा ऊपर दिखता था। बाद में आदत हो जाती है, वो एक अलग बात है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब ध्यान से समझ। ये काम हो चुकी रहे हैं या काम की रहे हैं? हो चुकी रहे हैं। ये आंखों पे क्या आ रही है? काम हो चुकी रहे। और ये सच में मिल रही है या मिलते हुए प्रतीत हो रही है? मिलते हुए प्रतीत हो रही है, इसीलिए ये इमेज है, क्योंकि काम हो चुकी रे मिल रही है। अच्छा, अब इसमें भी दो ऑप्शन, रियल या वर्चुअल। बता। वर्चुअल है, क्यों? क्योंकि सच में नहीं मिल रही है। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। यही दिखाना चाह रहा था मैं। बट ये जनरलाइजेशन नहीं है। जब तक मैं कोई रूल ना बताऊं, अपने मन से कोई रूल मत पाल लेना। क्योंकि मैं वर्चुअल का वर्चुअल भी बनाऊंगा, मैं रियल का रियल भी बनाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यही हम देखेंगे। फिलहाल इमेज ऑब्जेक्ट समझने का इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता। गॉट इट? प्लीज कॉपी। अब ये जो स्पेस छुड़वाए थे ना मैंने, उसमें ये सब नोट कर लो। एक स्पेस में ये वाला नोट कर लो, एक स्पेस में ये वाला नोट कर लो। ये लड़का पूछ रहा है, हालांकि इन सब बातों पे चर्चा हम आगे करेंगे। अभी इस एग्जाम्पल को सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज का एग्जाम्पल समझ के समझे। एक्स्ट्रा ओवर थिंक ना करें, इन सारी बातों पे चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है? बाय द वे, ये लड़का एक अच्छा सवाल पूछा। ये पूछ रहा है कि सर, अगर इमेज यहां बन रही है तो मैं मिरर के पीछे जाके अगर यहां खड़ा हो जाऊं तो मुझे इमेज क्यों नहीं दिखती है? इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि मैं 1000 बार ये बात बोल चुका हूं कि हमारी लाइट, हमारी आंखें जो है वो लाइट को डिटेक्ट करने वाली सेंसर्स हैं। जब लाइट यहां कभी गई ही नहीं तो हमारी आंखें डिटेक्ट क्या करेंगी? और जब हमारी आंखें डिटेक्ट ही नहीं करेंगी कुछ भी, तो हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। हमारी आंखों को ऐसा महसूस होता है कि लाइट इस पॉइंट से आ रहा है। एक्चुअल में तो लाइट इस पॉइंट से आ रहा है। इस पॉइंट पे लाइट कभी गई ही नहीं थी। अरे लाइट गोली थोड़ी है कि छेद करके वापस आएगी। लाइट तो वापस आ रही है ना। लाइट तो कभी इस पॉइंट पे गई ही नहीं थी। तो मिरर के पीछे जाओगे तो कभी दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर वास्तव में लाइट अगर यहां जाती, कुछ ऐसा जुगाड़ होता, जैसे यहां पे वास्तव में लाइट यहां मिल रही है या सोनो, तो शायद यहां पे हम इमेज देख सकते हैं और देखते भी हैं। जैसे ही यहां स्क्रीन लगा दोगे ना तो यहां पे इमेज विजिबल हो जाएगा। डालो टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले प्रॉपर्टीज लिखवा रहा था ना। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लिखो। पहला, इट्स ए ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव। इट्स ए ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव। सेकेंड, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जब तक बोला ना जाए इस पूरे चैप्टर में हम क्या मान के चलेंगे? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। यस और नो? दैट्स वाई वी रिप्रेजेंट लाइट विद द हेल्प ऑफ रेज। याद है ना? चलो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। तीसरा जो है प्रॉपर्टी, लाइट डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर आफ्टर इंटरसेक्शन। ये मैंने समझाया था कि जो राम है, जो श्याम है, जो सीता है, जो गीता है, वो अपना भाई जो था वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। चौथा डालो, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस। लिखो इसके बारे में। हाँ, पॉइंट ही है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस पॉइंट ही है, ये चौथा पॉइंट है। बहुत सिंपल सा लॉ है, सुन लो बस। इट स्टेट्स दैट रेज retraces its path when direction is reversed. It states that ray retraces its path. Retrace मतलब वापस उसी रास्ते पे आना। Light retraces its path when
इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। अगर लाइट को रिवर्स कर दिया गया तो वापस से वो उसी पाथ पे आएगा जिस पाथ से वो गया था। तो ब्रैकेट में इसमें डाल दीजिए लाइट हैज अ मेमोरी। मेमोरी मतलब समझते हो, मतलब लाइट को याद रहता है कि मैं किस रास्ते से आया था। घंटा याद नहीं रहता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बताएं। लाइट कोई लिविंग थिंग है कि उसके पास मेमोरी होगा? इट्स एन एनालॉजी, इट्स एन एग्जाम्पल। ये बोलने का एक स्टाइल है कि लाइट के पास मेमोरी है। लाइट कोई लिविंग थिंग थोड़ी है कि उसके पास मेमोरी रहेगा। अरे सिंपल सा बात है। रिफ्लेक्शन को या रिफ्रैक्शन के लॉ को हम लोग बहुत तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। हाइजन प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हैं, कोरपस्कुलर मॉडल से प्रूफ कर सकते हैं। तो कोरपस्कुलर मॉडल में यह माना गया था कि लाइट जो है वो इलास्टिक पार्टिकल्स के बने हुए जिनको कोरपस्कल्स कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कोलिजन में हमने पढ़ रखा है कि ऐसे मारोगे तो ऐसे आएगा, तो वापस मारोगे तो कैसे आएगा? वैसे ही ना लौटेगा। इसमें काहे का मेमोरी? अरे कोलिजन पढ़ा था ना, कोलिजन में ये चीज पढ़ा था कि ये एक वॉल है, एक बॉल को अगर ऐसे मारेंगे तो ऐसे जाएगा, तो अगर ऐसे मारेंगे तो क्या होगा? ऐसे जाएगा, बात खत्म। तो इसी बेसिस पे न्यूटन ने कहा था, याद है तुम्हें कोलिजन पढ़ाते समय मैंने E=1 लेके प्रूफ किया था कि देखो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है। जहां पे एक फॉर्मूला बढ़ाया था tan फाई इक्वल टू ई tan थीटा या tan थीटा इक्वल टू ई tan फाई, जो भी था, वॉट एवर ऐसा एक फॉर्मूला कराया था। और जहां पे ई का मान 1 रखते ही, विच इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ई का मान 1 रखते ही फाई इक्वल टू थीटा आ गया था। फाई किसको कहते थे अपन? फाई अपन इस एंगल को कहते थे, अगर तुम्हें याद हो तो, और थीटा अपन इस एंगल को कहते थे। ये पढ़ाया था मैंने कोलिजन में। और जैसे ही ई का मान 1 रखा था, थीटा इक्वल टू फाई आ गया था। और फिर मैंने बोला था कि अगर मेरे हाथ में एक ऐसा बॉल है जो परफेक्ट इलास्टिक है, मतलब जितना डिफॉर्म होता है उतना ही रिफॉर्म भी हो जाता है, परफेक्ट इलास्टिक तो यही हुआ। तो अगर मैं ये इलास्टिक बॉल से दीवार पे 30 डिग्री पे मारूं तो वो आएगा भी कितने पे? और फिर मैंने बोला था बेटा यही बना था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बेसिस। याद है ऐसा बोला था कुछ? ठीक है, तो न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है, एंड दैट पार्टिकल्स आर इलास्टिक इन नेचर। दैट्स व्हाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई इज इक्वल टू 1। तो अगर थीटा पे मारोगे तो कितने पे आएगा? थीटा पे ही आएगा। समझ में आया? तो रिट्रेस करेगा ना अपने पाथ को। अरे जा रहा था तो जिधर से आ रहा है उधर जाओगा, तो जहां से जा रहा था वहां आएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब मान ले किसी ने कहा कि सर कुछ कुछ है मैकेनिज्म, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, कुछ कुछ मैकेनिज्म है। लाइट मान लो बहुत सारे मिरर्स मैंने लगा दिए अलग अलग एंगल पे, अलग अलग एंगल पे बहुत सारे मिरर्स लगा दिए मैंने। लाइट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, फिर ऐसे गई। बताओ सर, अगर कैसे भी करके मैंने लाइट को उल्टा कर दिया तो क्या होगा? फिर जिस रास्ते से आई है उस रास्ते से वापस आएगी। अब हम कहते देखो लाइट हैज अ मेमोरी, उसको याद था मैं कैसे आई थी। अबे याद नहीं था, वो एक सिंपल कोलिजन का प्रिंसिपल है। नहीं समझ में आया? आ गया ना समझ में? बस वही चीज समझाना चाहता, लाइट हैज अ मेमोरी। ठीक है, अब अगला लिखो पॉइंट। पहला लिखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं 2-3 बातें कह रहा हूं फिर से। रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज में किसी को कोई दिक्कत है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज समझने में किसी को कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्ट बोले तो काम की रे जहां मिले, इमेज बोले तो काम हो चुकी रे जहां मिले। काम की रे सच में मिले तो रियल, प्रतीत हो तो वर्चुअल। वैसे ही काम हो चुकी रे सच में मिले तो रियल इमेज, और होती हुई प्रतीत हो तो वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया? बस इतना ही पढ़ाया है अभी, इससे आगे कुछ नहीं सोचना। ठीक है, अगला। और लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब जिस रास्ते से गया था अगर उसी रास्ते से आएगा तो सेम टू सेम वही रास्ता रिट्रेस करेगा। समझ में आ गया ना? अब सुनो, टॉपिक का नाम डालो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तुम्हें भी आता होगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे
एंड द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे। अबे तुम्हें रिफ्लेक्शन तो समझाने की जरूरत नहीं है ना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। लिख ले भाई, कहीं साइड में लिख लेना, रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अनदर मीडियम टू द सेम मीडियम, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स। ऐसे लिख ले, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने समय जो बाउंड्री पे लाइट का बाउंस बैक होता है, उसी बाउंस बैक को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ में आ गया ना? कहीं लिख लेना साइड में, अगर लिखने का मन हो तो पेंसिल से लिख लेना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो, द रिफ्लेक्टेड रे, पहले क्या लिखा? द इंसिडेंट लिखा गया, हाँ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in same plane and this plane is perpendicular to the interface of two medium। ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखा है ये किसी किताब में नहीं मिलेगी तुम्हें, ना कोई पढ़ाता है, बस ये मिलेगा all lie in same plane। कॉपी देना, दो पेन लेके आ आना, इस पकड़ इसको, इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है, ये उनकी क्या है? बाउंड्री। कैमरा में आ, इसका नाम हनी है, ये मीडियम 1 है, इसके नीचे मीडियम 2 है, और ये क्या है? बाउंड्री। ठीक है, ठीक, हाँ यहां सही है, ठीक है। अब समझ, ये है मेरी इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट मतलब काम की रे, जो काम करवाने जा रही है, मतलब रिफ्लेक्शन करवाने जा रही है, ठीक है। ये है काम की रे, आके टकराई, जिस पॉइंट पे टकराती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाम सही लग रहा है? टकराई यहां है तो निकलेगी यहां से नहीं, यहीं से ना बाउंस बैक करेगी, ये क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो इंटरफेस है दो मीडियम का, जिसपे रिफ्लेक्शन का फेनोमेना हो रहा है, उसके सरफेस पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूं, यही होगा, इसको नॉर्मल कहते हैं। और ये नॉर्मल हमेशा कहां डालते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये सच में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सच में एग्जिस्ट करती है। इंसिडेंट रे एग्जिस्ट करती है, रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट करती है, नॉर्मल एग्जिस्ट, ये हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये टकराया है उस पॉइंट पे इंटरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, इसको कहते हैं नॉर्मल, और इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइन, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और याद रखना, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब यह है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये सेम प्लेन में लाई कर रही है ना, देखो सेम प्लेन में लाई कर रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये दोनों एक प्लेन में है और ये प्लेन से बाहर हो या प्लेन के अंदर हो, ऐसा पॉसिबल? या ये दोनों सेम प्लेन में है, ये प्लेन के बाहर हो। अगर इंसिडेंट को तुम ऐसे करोगे ना तो रिफ्लेक्टेड भी ऐसे हो जाएगा, ताकि फिर से क्या हो गया? सेम प्लेन हो गया। समझ में आ गया? अगर तुम इंसिडेंट को और टेढ़ा करोगे तो रिफ्लेक्टेड भी टेढ़ा हो जाएगा, ताकि फिर से सेम प्लेन में हो। समझ में आ गया? और ये प्लेन हमेशा इस इंटरफेस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यू कैन सी, दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये कभी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आया, नॉर्मल ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड, क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल एंड ऑल लाई इन सेम प्लेन। और चूंकि नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का प्लेन भी इसके परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? होगा ना। दैट्स इट, ये था फर्स्ट लॉ, ठीक है। फालतू लॉ है, कोई काम का नहीं है। सेकेंड लॉ को, सेकेंड लिखो, सीधा एक लाइन में लिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे क्या हो रहा है यार?
क्या कह रहा है समझ ले। ये हमारा दोनों मीडियम का इंटरफेस है, बोलो ये क्या है, बोलो रे नालायक को, ये क्या है, इंसिडेंट रे, बेसिकली जिसको अपन कहते हैं काम की रे। और ये क्या है, काम हो चुकी रे, समझ रहे हो। ये है क्या, नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल इज इमेजिनरी, दैट्स वाई इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। किससे दिखाऊंगा, डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा भाई। समझ में आ रहा है, दिस इज नॉर्मल एंड नॉर्मल इज इमेजिनरी। होता कहां है, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस पे, यस और नो। ये इंसिडेंट रे दिख रहा है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। नॉर्मल जो इंटरफेस के साथ एंगल बना है वो क्या है, 90 डिग्री। नहीं आई बात समझ में, आ रही है। अब ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है ना, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस यही लॉ है। समझ में आ गया, छाप लो। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, अरे पागलो इधर ध्यान दो। आई इक्वल टू आर है ना, और ये 90 है, तो इस साइड भी 90 होगा, टोटल 180। तो ये क्या होगा, 90 माइनस आर, और ये क्या होगा, 90 माइनस आई। तो अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये भी सेम होंगे ना, इनको कहते हैं इमर्जेंट एंगल, जिससे इमर्ज हो रहे हैं। तो इमर्जेंट एंगल और ऑल्सो सेम। तो 90 माइनस आई इज इक्वल टू 90 माइनस आर, छाप लो। ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब बोलोगे सर छोटा छोटा क्यों बना दिया, मैं इनको, इन रेज को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। कोई समस्या, अगर मैं इनको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो किसी को कोई समस्या है, कोई समस्या। और वेक्टर में भी कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो इंसिडेंट रे को मैं आई यूनिट वेक्टर बोलूंगा, और रिफ्लेक्टेड रे को मैं आर यूनिट वेक्टर बोलूंगा। कोई समस्या। बेसिकली मैंने रेज के डायरेक्शन में या रेज को कोइंसाइड करते हुए दो वेक्टर्स माने हैं, और वो यूनिट वेक्टर से, इसलिए उनका मैग्नीट्यूड 1 है। कोई समस्या, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया। अब ध्यान से समझना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल होगा। आई और आर और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में है, तो आउट ऑफ द प्लेन होगा या इनसाइड प्लेन होगा, वॉट एवर। समझ रही है ना, जो भी होगा नॉर्मल के तो परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि हम नॉर्मल के डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर मानना चाहते हैं, और उसका नाम मैं दूंगा एन यूनिट वेक्टर। कोई समस्या। तो क्या बोल सकते हैं अपन, जो अपना पहला लॉ है उसको अपन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई क्रॉस आर डॉट एन शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस मीन, कि अगर आई और आर का तुम क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो एन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तभी तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगे। समझ में आया। तो गणित से इसी बात को कहने का तरीका ये है। या फिर कोई ऐसे भी दे दे कल को, आई क्रॉस एन डॉट आर, ये भी क्या होगा, 0, एंड ईटीसी। समझ में आ गया।
सेकेंड लॉ को मैथमेटिकली लिखने का तरीका सुनना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सुनोगे या छोड़ दे? सुनोगे? वैसे जेई में पढ़ाते क्या करोगे जान के? बता दें? चलो, दो तरीके हैं, दोनों ध्यान से सुनना। पहले टफ वाला बता रहा हूं, फिर इजी वाला बताऊंगा, ठीक है? यहां पे देख ध्यान से, वहां पे उसको नहीं डिस्टर्ब करूंगा, यहां बता रहा हूं। ये आई है, ये आर है, दोनों यूनिट वेक्टर है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं आई के जगह माइनस आई ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। कोई समस्या? और दोनों यूनिट वेक्टर है। अच्छा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। पूछो क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो है सेकेंड लॉ। अब ध्यान से सुनना, मैंने माइनस आई और आर को जोड़ा है। मैंने क्या किया है? माइनस आई और आर को जोड़ा है, तो पैरेललोग्राम लॉ आता है, तो मैं रिजल्टेंट किधर आएगा? बीचों बीच आएगा। तुम्हें नहीं लगता है कि वो एन वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? अगर दो इक्वल वेक्टर को जोड़ा जाता है, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर को जोड़ा जाता है, तो रिजल्टेंट हमेशा बीचों बीच आता है। ये पढ़ा रखा है ना? तो क्या ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है? दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। कहां है तुम्हारा ध्यान भाई? क्या नीचे क्या देख रहे हो? कहां है टेंशन? नजर यहां होनी चाहिए। दो इक्वल वेक्टर को अगर मैं जोड़ूंगा तो रिजल्टेंट कहां से पास होगा? बीचों बीच से पास होगा। कोई समस्या? लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जोड़ रहा हूं मैं, लेकिन एक्चुअल में जुड़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं, क्योंकि उल्टा करके जोड़ना इस घटाना, याद है? तो ये है आर वेक्टर प्लस माइनस आई वेक्टर। तो लेमैन लैंग्वेज में तो हम आर माइनस आई बोलेंगे, ठीक है? और उसका रिजल्ट क्या आएगा? सुनते जा ध्यान से। इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो 1 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा जुड़ेगा। इधर इधर 1 कॉस, और इसका भी 1 कॉस, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 साइन और 1 साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो इनका रिजल्टेंट अगर मैं सीधा सीधा 2 कॉस थीटा लिख दूं तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो इसमें हम एक एन कैप मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने में किसी को कोई समस्या भी नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका अपना तो 1 होता है, तो वो मल्टीप्लाई भी होगा, तो मैग्नीट्यूड में छेड़छाड़ नहीं होगा। कोई समस्या? ठीक है, हो गया। आप क्या चाहते हो मेरे से? रुक जा, तुमको एक और फॉर्मूला बताया था, कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, याद है? वेक्टर में पढ़ाया था। क्योंकि ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी होता है, तो वो हो गया, ठीक है? तो कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं? कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? नॉर्मल है और आई है, ठीक है? तो कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं? सुन ले, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं माइनस आई डॉट एन। कोई समस्या? या फिर माइनस आई डॉट एन डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आई 1। अरे आई का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, और एन का मैग्नीट्यूड भी 1। तो कॉस थीटा पता है मुझे क्या दिख रहा है? माइन आई डॉट एन नहीं है, माइनस आई डॉट एन है। समझ में आ रहा है ना? तो इसको क्या लिखूंगा? 2, माइनस को बाहर ले लू बेटा, माइनस को बाहर ले लिया, आई डॉट एन दिखेगा? बोलो यार। और इनटू एन एक और है, यस और नो?
आई डॉट एन इंटू एन वेक्टर, ये आर माइनस आई हो गया। कोई समस्या? ये मैग्नीट्यूड है बाय द वे, सिर्फ ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन दे रहा है। तो अब मैं लिख सकता हूं इसको, आर वेक्टर इज, आर यूनिट वेक्टर इज आई यूनिट वेक्टर -2 आई डॉट एन यूनिट वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर। आ गया। और इस पूरे चीज की बेसिस क्या दे? एंगल इक्वल है, तभी तो ये लिख पाया, वरना लिख पाता ये? वरना फिर बराबर में मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ये थीटा थीटा होता है, ये सब चीजें कहाँ लिख पाता? ठीक है, अब तुमसे क्या पूछेंगे? तुमको इंसिडेंट रे का वेक्टर बता देंगे और तुम्हें नॉर्मल का वेक्टर बता देंगे, उनसे यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, फिर इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या आ जाएगा? आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया? मतलब एक तरीके से ये वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। समझ में आ गया? प्लीज कॉपी करिए इसको। चलो इधर देखो, इसका एक सिंपल मॉडल है जो आ सकता है नीट में, मुझे ऐसा लगता है आना चाहिए। देख, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा, इस बार ना उल्टा पुल्टा नहीं कर रहे हैं, जो जैसा है रहने देते हैं। तो मुझे ना ये दोनों सेम फ्लो में दिख रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ओपोजिट ऑर्डर वाला, याद है ना? तो मैं रिजल्टेंट बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, और सही बनाऊं तो बताना। यही तो होगा रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट ए प्लस बी। वैसे तो रे तो इनफाइनाइट होती है, मैं यूनिट वेक्टर के साइज का ले रहा हूं अभी फिलहाल। तो ये वेक्टर हो गया हमारा। अच्छा, ये ध्यान से देख, अगर ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है। बोलो। और अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये दोनों एंगल भी सेम है और ये दोनों एंगल तो सेम है ही सही, यस और नो? मतलब ये एंगल 100% 90 डिग्री होगा। या यूं ले लो, इसको उल्टा ले लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल सेम होगा ना। और अगर ये 90 है और ये दोनों बराबर है तो ये इसके पैरेलल होगा, तो ये भी 90-90 हो गए या नहीं होंगे? होंगे ना। मतलब ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। चलो, तो मैं सिंपल वर्ड्स में ये बोलना चाहूंगा कि जो रिजल्टेंट है वो एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देख, एन यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एंगल सेम है। अच्छा, किसी एक एंगल को बड़ा छोटा करके देखो, देखो ये टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाता ना, तो ये परपेंडिकुलर हो पाता है एन वेक्टर के? नहीं। इट मींस व्हाट आई एम सेइंग दैट आई वेक्टर प्लस आर वेक्टर will be resultant dot n should be equal to 0, yes or no? और अगर ऐसा हो रहा है तो 100% आई जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है और आर जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है वो दोनों सेम रहे होंगे। समझ में आया या नहीं आया? और अगर वो दोनों सेम रहे होंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कई बार ऐसा होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का आपको वेक्टर दे देगा और नॉर्मल का वेक्टर पूछ दिया, तो क्या करोगे? दोनों को प्लस करके जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका एन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। गॉट इट और नॉट? प्लीज कॉपी। मतलब तुमको हम एक बात बताएं, हम पढ़ा रहे ऑप्टिक्स रहे हैं, चल वेक्टर रहा है, नहीं समझे? ऐसे सवाल हम पर नहीं करते थे कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों को जोड़ दिया तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। उसके बाद बोलते थे कि किसी एन वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो सी का वैल्यू बताओ, तो आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ। उसमें एक वेरिएबल होता था, इक्वल टू 0 करते थे, उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी कि सी का वैल्यू ये होगा तो फिर ऐसा होगा। नहीं ऐसे सवाल करते थे वेक्टर में? वही तो कर रहे हैं। अरे तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? बहुत बढ़िया। तुम्हें वेक्टर मैंने ही तो पढ़ाया है तो आना चाहिए समझ में। मत करो बेटा ऐसे सुअर की तरह।
इसमें लिख लेना दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सवाल पे चलें। दो तरह के सरफेस होते हैं, एक स्मूथ एक रफ। ये जो स्मूथ है ये स्मूथ सरफेस है, जैसे मिरर का सरफेस कैसा हुआ, स्मूथ। तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाई? बिकॉज पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन remains parallel, but in irregular reflection coming parallel but जाइंग non parallel, then समझें कि irregular reflection happening, and if irregular reflection happening it means the surface is not smooth, the surface is rough surface, and this reflection is irregular reflection। याद रहें। छापिंग बेटा तन्मय, किसी का भी बात करना चलेगा लेकिन तुम्हारा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम में हिडन पोटेंशियल है कुछ अच्छा करने का। ये हंस क्यों रहे हैं सारे बच्चे इस बात को सुन के? हाँ हाँ, क्या बोली दीदी? नहीं, नहीं होता है। अरे बच्ची ने एक बहुत अच्छा डाउट पूछा है। बच्ची कह रही है कि सर इसमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दिख ही रहा होगा। बट इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है क्या? इसमें इसमें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बट इरेगुलर में हो रहा है क्या? इरेगुलर में कहा हो रहा है? हो रहा है क्या? हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर मैंने अपने मुखारविंद से ये निकाला है कि कोई भी चीज लॉ है, लॉ क्या है? लॉ। तो अगर मैंने लॉ बोला है तो इसका मतलब स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, काला सरफेस, पीला सरफेस, ब्लू सरफेस, पानी का सरफेस, ग्लास का सरफेस, दीवार का सरफेस, तेरा कपाड़ मेरा कपाड़, हर जगह ट्रू होगा, तभी वो लॉ है। अगर वो लॉ गलत होने लग जाए तो उसको लॉ की संज्ञा दी नहीं जाएगी। तो सर यहां तो हमको दिख रहा है गलत होते हुए क्योंकि तुम अंधे हो। एग्जाम्पल देता हूं, जब तुम रफ सरफेस देख रहे हो इसको जूम करके देखो, जूम जूम 100x, तो सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। जो लाइट आ रही है बेटा वो ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ कैसे आ रही है? लाइट आ रही है ऐसे। अब तू गधी है, तू नॉर्मल ऐसे बना रही है तो नॉर्मल ऐसे थोड़ी है। अब समझना कैसे है, इस कर्व सरफेस को मैं बहुत छोटे छोटे प्लेन सरफेस के बना मान सकता हूं। तो ये है छोटा सा सरफेस, ध्यान से देखो यहां बातें नहीं, छोटा सा सरफेस, उस पे नॉर्मल क्या है? उस पे नॉर्मल ये है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ, ये ज्यादा बना दिया, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। समझ में आया या नहीं आया? I इक्वल टू आर, ये लिख लेना, कंफ्यूजन हो सकता है। समझ में आया? सरफेस कैसा भी हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज वैलिड। एक रे ऑफ लाइट है जो टकराने के बाद अपने पाथ से परपेंडिकुलर हो गई है,
ये ओरिजिन है, इसका रेडियस आर है, और ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये स्फेरिकल पॉलिश्ड सरफेस है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है एक्स वाई। देखो अभी तक मैंने स्फेरिकल मिरर शुरू भी नहीं किया है, प्लेन मिरर भी नहीं पढ़ाया, और सवाल आ गया। याद है ऐसे सवाल कोलिजन में भी किए थे, ऐसे कर्व था, ऐसे आगे टकरा के ऐसे हो जाता था, याद है। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एक्स वाई, ओरिजिन सेंटर को माना है। तुम ही ने मेरी जिंदगी अच्छी की है। काय का रिकॉर्डर है? कह रहा है फिजिक्स काका में जाएगा ना, इसीलिए। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये पैराबोलिक स्मूथ सरफेस है, कैसा है ये? पैराबोलिक मिरर। उसका इक्वेशन भी बता देता हूं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक, करो ये दो सवाल कर लो। यहां पे हिंट दे रखा है मैंने, यहां पे अभी 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 हिंट दिया। क्या मैं इस स्फेरिकल सरफेस को बहुत छोटे छोटे प्लेन मिरर्स का बना मान सकता हूं? तो यहां पे जो प्लेन मिरर होगा वो ऐसा कुछ होगा, ध्यान से देख, देख ध्यान से, ऐसा कुछ होगा। ये ब्लू वाला प्लेन मिरर होगा। और अगर मैं तुम्हें समझाऊं ढंग से, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इस पे टेंजेंट होगा, यस और नो? क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है तो टेंजेंशियल ही तो होगा। याद है यही अप्रोच हमने कोलिजन में भी लगाया था, कि जब ऐसे हम सवाल कर रहे थे, मैंने बोला था कोई चीज ऐसे टकरा के ऐसे जा रही है, तुम ये देखते ही क्यों हो? मैं तो ऐसे दीवार देखता हूं, याद है? तुम एक चीज बताओ, जब टकरा के यहां से यहां जा रहा है, जब टक्कर यहां हो रही है, तो बाकी मिरर का होना ना होना बराबर है। सिर्फ इसी पॉइंट पे तो लाइट टकरा के इधर घूम रही है, तो इसको एक प्लेन मिरर मान लो ना ऐसे। मतलब सवाल तुम्हारा एक प्लेन मिरर का था, अननेसेसरली तुम दिमाग लगा रहे थे, तो ये तुम गधे हो। अब समझ, यहां पे प्लेन मिरर है तो इसके सरफेस पे एक नॉर्मल भी होगा। ये क्या हो गया बे? इसके सरफेस पे एक नॉर्मल भी होगा, जो कि इस प्लेन मिरर से क्या बना रहा होगा? 90 डिग्री। अच्छा तुझे पता है कोई भी टेंजेंट को अगर सेंटर से हम जोड़े तो ये परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 90, ये 90, 180, यानी ये 90 ही होगा। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी अभी फिलहाल। अगर ये 90 है और इक्वल होता है ये दोनों एंगल, क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये क्या होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए? समझ में आया? तो ये क्या होगा, ये एंगल कितना होगा? ये दोनों पैरेलल हो गए ना बे, तो ये एंगल कितना आएगा? 45 आ गया। और ये पूरा कितना है? आर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर कॉस 45, और ये हो जाएगा आर साइन 45। समझ में आया नहीं आया? मतलब द एक्स वाई कोऑर्डिनेट इज r/√2 कॉमा r/√2। समझ में आया? कॉपी कर, साले कॉपी कर रहा है, छापो। इजी था ना? यहां पे भी वही चीज है, यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मेरे लिए तो छोटा सा प्लेन मिरर है यहां, देखो ध्यान से, देखो ना रे, यही तो है। अच्छा इस पे जो नॉर्मल होगा अगेन क्या बनाएगा? 45 और 45, बोलो। अब ध्यान से समझना, अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा? 45, टोटल 90 होता है। और ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा? ये कितना होगा?
ये भी 45 होगा क्योंकि ये भी 45 डिग्री है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स या ज्योमेट्री? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए नाम है। समझ में आया? फिजिक्स नहीं है, ज्योमेट्री है। जिसको 9वीं 10वीं की ज्योमेट्री आती होगी उससे होगा, जिसको नहीं आती होगी उससे नहीं होगा, सिंपल बात। इसीलिए 10वीं वाला मास्टर कहता था ढंग से पढ़ लो। समझ में आया? अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है तो हम तुम्हें सिखा देंगे, बस सुनते जाओ। ये 45, ये 45 पैरेलल वाली लाइन से, पैरेलल कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा है रे? अब ध्यान से सुन। अगर 45 बना रहा है यानी इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? tan 45 दैट इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। यही होता है ना? करो तो जरा dy बाई dx इसका। 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो dy बाई dx क्या आ गया बेटा? dy बाई dx क्या आ गया? 1/2y। याद है ऐसा एक सवाल न्यूटन्स लॉ में किया था हमने कि ऐसे करके रिंग था, वहां स्लोप निकाल के रिलेट करते थे, याद है? स्यूडो फोर्स वाले सवाल में, याद आया? देखो तुमको खुद समझना है कि ये प्लेन मिरर मेरे लिए टेंजेंट है और टेंजेंट का स्लोप tan 45 1 है, और स्लोप देखते ही तुमको क्लिक करना चाहिए कि ये पैराबोला का इक्वेशन का dy बाई dx होगा। ये बात भी बोली थी, याद आ गया? कैसे सोचा मैंने ये समझ में आ रहा है? dy बाई dx इज 1/2y। तो ये क्या होना चाहिए? 1/2y होना चाहिए। बोलो यार। और 1/2y अगर 1 है तो y क्या है? 1/2। और y अगर आ गया तो ले जाके यहां रख दो, x भी आ जाएगा। x क्या आ जाएगा? 1/4। लो आ गया कोऑर्डिनेट, क्या आ गया? 1/4 कॉमा 1/2। टफ था या आसान था? अच्छे अच्छे टीचरों से ये सब सवाल ले जाते हैं कि भाई साहब पैराबोला पढ़ा दिया, प्लेन नहीं पढ़ा है पहले पैराबोला पढ़ा दिया। यू वोंट बिलीव द स्फेरिकल मिरर इज अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। कनकेव कन्वेक्स वगैरह वगैरह पढ़ेंगे उसमें। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ना मैंने प्लेन मिरर पढ़ाया, ना मैंने कनकेव पढ़ाया, ना मैंने कन्वेक्स पढ़ाया। अब पैराबोला तो सिलेबस में ही नहीं है, फिर भी आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? ज्योमेट्री आना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करने आना चाहिए, बात खत्म। इसके अलावा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। प्लीज कॉपी।